हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स सभी टीचिंग एग्जाम एंड अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारे एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यस, ये करेक्ट है कि चोल मंदिर जो थे वो धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, क्योंकि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं जो होती थी वो भक्तों की भी थी। यस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि चोल काल में जो था, उस समय चोल मंदिर जो था वो धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ओके, तो क्योंकि उस समय चोल साम्राज्य में जो वहाँ की देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती थी, मूर्तियाँ होती थी, तो वो कुछ कांस्य प्रतिमाएं कांस्य की होती थी। ओके, और कुछ कांस्य की होती थी और कुछ भक्तों की भी होती थी। ओके, तो ए एंड बी क्या है? इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, किंतु ए एवं बी जो है दोनों राइट है, किंतु ए जो है वो स्पष्टीकरण सही नहीं है बी का। ओके, क्योंकि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ओके, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन इसका कारण ये जो बी है, चोल कांस्य प्रतिमाएं जो थी वो देवी देवताओं की थी और कुछ प्रतिमाएं जो थी भक्तों की थी, तो इसका ऊपर ए से कोई इसका एक्सप्लेनेशन मेल नहीं खा रहा है। ओके, तो ए एंड बी करेक्ट दोनों है, बट ए जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण जो है बी नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था जो है बनाए रखने की सलाह दी। यस, ये करेक्ट है। कथन बी कहता है कि उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ओके, तो ये गलत है। तो ए करेक्ट है एंड बी जो है गलत है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, और तवारीख की जो भाषा होती थी फ्रेंड, वो होती थी फारसी भाषा होती थी। ओके, और तवारीख के लोग जो रहते थे वो ज़्यादातर वो शहरों में रहते थे, गांव में लोग नहीं रहते थे। ओके, तो ये करेक्ट है, बी वाला गलत है, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए कहता है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर जो है अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम नहीं पैदा किया था, वो थी रुद्रमा देवी। ये गलत है। ओके, एंड कथन बी कहता है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, तो ये करेक्ट है। तो ए गलत है, बी सही है। राइट आंसर इज ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल, सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कथन बी कहता है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो कि विद्वान, धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते थे, वे अक्सर कट्टर होते थे। यस, ये भी करेक्ट है। ओके, दोनों करेक्ट है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल, सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। सुलह ए कुल को जो है सर्वत्र शांति का शासन का सिद्धांत किसने बनाया था? तो वो बनाया था अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने। ओके, तीनों ने मिलकर बनाया था, क्योंकि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्वान, धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते थे, वे अक्सर कट्टर होते थे। ओके, तो ए एंड बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, तो ये करेक्ट है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, क्योंकि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये क्या है? ये पहला वाला जो है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज जो है ज़्यादा सरल हो गया, तो ये गलत है। ज़्यादा सरल नहीं, ज़्यादा कठिन हो गया था। ओके, तो ये गलत है। एंड कथन बी कहता है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, ये करेक्ट है कि कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, तो ये करेक्ट है। तो ए गलत है, बी सही है। ओके, तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। ओके, ये करेक्ट है। एंड कथन बी कहता है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात जो है पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बल दी। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों सही है और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जो थी वो जातीय सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं और जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। विद्यासागर ने जो है विधवा विवाह का सुझाव दिया। तो एंड बी क्या है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू धर्म पर विचार विमर्श किया। एंड सी है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। एंड डी है, इसमें प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में मदद मिली। तो औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। जो गलत है फ्रेंड वो है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, ये तो करेक्ट है। एंड थर्ड क्या है कि पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए ज्ञान कानून बनाने में मदद मिली, ये भी करेक्ट है। बट औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में जो गलत है वो यह है कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू धर्म पर विचार विमर्श किया, तो ये गलत है। ओके, केवल हिंदू धर्म पे ही विचार विमर्श नहीं किया। ओके, हिंदू मुस्लिम उन्होंने सभी धर्मों पे जो है विचार विमर्श किया था। और प्रार्थना समाज के लेखक जो थे वो केशव चंद्र सेन है। ओके, तो ये गलत है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो ए है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है कर्नाटक। तो तेलंगाना राज्य पहले भारत के आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित कथन पर ध्यान दें, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ओके, फर्स्ट है इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, तो यस ये करेक्ट है। एंड सेकंड है कि इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए, तो ये गलत है। एंड थर्ड है कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, यस ये करेक्ट है। कि लोकतंत्र में संचार माध्यम का जो भूमिका है वो यह है कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुँचानी चाहिए, क्योंकि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो पहला और तीसरा जो है फ्रेंड राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण जो नहीं है वो क्या है, वो है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता नहीं है। ओके, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देता है, ये गलत है। बी क्या है, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ आना, तो ये भी गलत है। एंड सी क्या है, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। एंड डी है चाय के विज्ञापन में एक महिला का सुबह चाय बनाना। तो जेंडर रूढ़िवादिता जो होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है वो यह होता है कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। ओके, तो ये एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई स्पोर्ट्स जूते के, तो स्पोर्ट्स जूते जो पहनते हैं ज़्यादातर बॉयज़ पहनते हैं, तो इसमें लड़कियाँ भी पहनती हैं, लेकिन ये जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है। ओके, ये उदाहरण जो है इसका नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइप का ये उदाहरण क्या है, ये नहीं है। ओके, बाकी ये तीनों करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथन ए एवं बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। फर्स्ट है फ्रेंड, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यह विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो वो कौन सा महाद्वीप है, तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, तो और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। ओके, ए है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, तो ये गलत है। ओके, बी क्या है, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टान से बने होते हैं, ये भी गलत है। ओके, सी क्या है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। एंड डी है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि जो है वो बढ़ती जाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कल्पना करें कि ये पृथ्वी अपने कच्છી समतल की ओर नहीं झुकी होती है। तो कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कच्ची समतल की ओर नहीं झुकी होती तो ए है प्रतिदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। एंड सेकंड है प्रतिदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। एंड सी है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। एंड फोर्थ है इसमें किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है। प्रतिदीप्ति वृत्त क्या होता है? प्रतिदीप्ति वृत्त जो होता है वो जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। ओके, तो जो पृथ्वी अपने कच्ची सतह की ओर जब नहीं झुकी होती है तो प्रतिदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती हैं। ओके, और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो ए और पहला और थर्ड, इसमें तीसरा ये करेक्ट है कि कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कच्ची समतल की ओर नहीं झुकी होती है तो प्रतिदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो ये करेक्ट है। एंड थर्ड है फ्रेंड कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला तीसरा ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। यस, ये करेक्ट है। इसमें जो है सही उसका विकल्प का जो है वो देखना है। ओके, तो इसमें क्या है? इस मौसम को दक्षिण मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एंड सेकंड है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर जो है बहती है। एंड थर्ड है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर जो विचार करना है और सही विकल्प है जो है वो है पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें सभी जो है वो क्या है? सही है। यहाँ सही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? ए है गंगा महानदी एवं गोदावरी, बी है कृष्णा और कावेरी, सी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, एंड डी है नर्मदा एवं तापी। ओके, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो करता है फ्रेंड वो करती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, दिए गए लक्षण फर्स्ट, सेकंड के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जो है जल जाते हैं, तो ये क्या है? ये और बी क्या है? इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यस, तो अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड जो होते हैं इस परत में, कौन सा परत है जिसमें अंतरिक्ष में आने पर उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं और इस परत की बढ़ती ऊंचाई के कारण जो है ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है, वो है मध्यमंडल। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी ए हो जाएगा फ्रेंड, मध्यमंडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपतन का संबंध है, आपतन का संबंध किससे है? तो ए है सूर्य ऊर्जा के साथ है, एंड बी है बहिमंडल और उससे होने वाली गैसों के साथ है, सी है वायुदाब के साथ है, एंड डी है मौसमी पवनों के साथ है। तो आपतन का संबंध जो है वो सूर्य ऊर्जा के साथ है। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है। शंकुधारी वन। ओके, शंकुधारी वन जो होते हैं वो होते हैं, इसमें क्या दिया है? फर्स्ट है ए है शंकुधारी वन, बी है भूमध्य सागरीय वनस्पति, एंड सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एंड डी है शीतोष्ण सदाबहार वन। ओके, एंड सेकंड क्या दिया है? फर्स्ट है इसमें महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, फिर है दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, एंड थर्ड है नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, एंड फोर्थ है इसमें महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी वन किनारा। तो शंकुधारी वन जो होता है उसे हम टैगा भी कहते हैं। ओके, इसका टैगा के भी नाम से जाने जाते हैं। यहाँ जो होते हैं शंकुधारी वन में सॉफ्ट वुड ट्री पाए जाते हैं। ओके, यानी नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष जो होते हैं वो शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। ए का जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा कि नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। ओके, सॉफ्ट वुड ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं शंकुधारी वन में। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होता है, भूमध्य सागरीय वनस्पति में पश्चिम महाद्वीपों का पश्चिम एवं दक्षिणी पश्चिम वन किनारा होता है। ओके, तो बी का जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, एंड उष्णकटिबंधीय सदाबहार
वन जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, वहाँ जो होते हैं वहाँ हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में हार्डवुड ट्रीज यानी दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो सी का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। एंड सिट्रोड सदाबहार वन जो होता है वहाँ महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है। ओके, डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का जो होगा फ्रेंड वो थर्ड होगा। ओके, बी का क्या होगा, 4 होगा। एंड सी का जो होगा वो सेकंड होगा। एंड डी का जो होगा वो फर्स्ट होगा। ओके, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। ओके, तो कथन ए कहता है हमारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। तो यस, ये करेक्ट है कि हमारा रेगिस्तान जो था एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ओके, एंड कथन बी कहता है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते थे। तो ये भी करेक्ट है। ए एंड बी इसमें क्या है, दोनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन के बारे में दिए गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में डॉल्फिन पाई जाती है। यस, ये करेक्ट है कि डॉल्फिन जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में पाई जाती है। ओके, एंड सेकंड है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। यस, ये भी करेक्ट है कि डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। एंड थर्ड है डॉल्फिन की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। यस, ये भी करेक्ट है, डॉल्फिन की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। इसमें तीनों करेक्ट है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। तो बायोगैस जो ए है मीथेन और हाइड्रोजन का, बी है मीथेन और हीलियम का, एंड सी है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड डी है मीथेन और नाइट्रोजन का। तो बायोगैस अनिवार्य रूप से किन गैसों का, निम्न में से किन का मिश्रण है। तो वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स संसाधन के बारे में कथन ए एवं बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। तो ये गलत है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। तो ये गलत है। बी है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि संसाधन में जो है फ्रेंड संसाधन जो है किसी की उपयोगिता बताता है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। तो ये गलत है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य जो होता है वो नहीं होता है। ओके, एंड कथन बी है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यस, ये करेक्ट है। तो ए और बी इसमें ए गलत है और बी सही है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि ए गलत है और बी क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करना है। तो ए है फ्रेंड जल विद्युत, फिर है भूतापीय ऊर्जा, फिर है ज्वारीय ऊर्जा, एंड बी है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, एंड सी है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, एंड डी है कोयला, ईंधन एंड बायोगैस। ओके, तो निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की सही पहचान जो है वो है खनिज तेल, फिर है प्राकृतिक गैस, फिर है ईंधन। ओके, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। ओके, तो वर्गीकरण का आधार जो है फिर संसाधन के प्रकार है। तो विकास का प्रयोग का स्तर जो होता है वो होता है वास्तविक और संभाव्य। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। और उद्गम जो होता है वो होता है फ्रेंड जैव और अजैव। ओके, बी का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। वितरण जो होता है वो होता है सर्वव्यापक और स्थानिक। ओके, सी का थर्ड हो जाएगा। एंड भंडारण नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ओके, तो इसमें जो होगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। यस, ये करेक्ट है कि उस समय न्यूलिथिक एज था। 12,000 साल पहले जो था, पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। यस, करेक्ट है। एंड कथन सेकंड है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी थी। ओके, तो यस ये भी करेक्ट है। बट जो बी ए है वो कारण, बी का जो है रीज़न नहीं है। ओके, कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, मवेशी जानवर का जो है वो जो है वो गर्मी 12,000 साल पहले भारत में जो क्षेत्र गर्मी से उनका कोई लेना देना जो है वो नहीं है इसका। ओके, तो इसमें इसका कारण रीज़न जो है फ्रेंड्स वो बी जो है वो ए का सही रीज़न नहीं है। करेक्ट दोनों है बट रीज़न वो नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ए है वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, एंड बी है ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, एंड सी है ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, एंड डी है ये समुद्र और नदी के तल में कभी भी नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो पूरा स्थल जो होते हैं
पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल जो होता है फ्रेंड, वह स्थान होता है जहाँ जो है वस्तुओं के पहले ज़माने में जहाँ वस्तुओं के अवशेष रखे जाते थे उसे हम पुरातत्व या पूरा स्थल कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, केवल ए करेक्ट है उसमें। ओके, बाकी ये केवल ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं तो ये गलत है। ओके, और ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये भी गलत है। और वे समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं तो ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे, पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र बनाते थे, लोहे से बनी तकलियाँ बनाते थे, सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो हड़प्पा के लोग अक्सर जो बनाते थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो ए एंड डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, और पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र ये गलत है, लोहे से बनी तकलियाँ ये भी गलत है। तो ए एंड डी राइट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो क्या देखना होगा? तो हड्डियों की संरचना, बी है इसमें कंकालों के साथ मिले आभूषण, सी है कंकालों के आकार, एंड डी है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। ओके, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के हेतु देखना होगा, तो वो हड्डियों की संरचना को देखना होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो आरोही क्रम में से करना है। तो ए है फ्रेंड इसमें वेदों की रचना की शुरुआत। ओके, फिर है इसमें पाषाणों के निर्माण की शुरुआत। ओके, फिर इनाम गांव में कृषकों का निर्माण, फिर चरक। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा इसमें ए बी सी डी, इसमें चारों करेक्ट है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल के काल में शुरू करके अवरोही क्रम में यानी उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। उल्टा सजाना इसे, तो ये पहले क्या इसमें क्या है? तो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर एवं आयात सिक्के, बी है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, सी है अरिकामेडु पतन में बसना, एंड डी है इसमें संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। ओके, तो हाल ही के काल में शुरू करके अवरोही क्रम जो है फ्रेंड वो यह है, पहले अरिकामेडु पतन में बसना, इसे अवरोही क्रम में उल्टा करना है। तो अरिकामेडु पतन में बसना, फिर होगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। ओके, फिर होगा इसमें लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आयात सिक्के। ओके, एंड फिर होगा उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। होगी पहले सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, ये विद्यार्थी को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये करेक्ट है। एंड सेकेंड है कि प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, ये भी करेक्ट है। एंड सी है, ये अधिगमकर्ता में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विकसित करता है, तो ये गलत है। तो ए एंड बी क्या है इसमें? राइट है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, ए है इसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। ओके, तो ये क्या है? ये करेक्ट है। एंड सेकंड फ्रेंड, इसमें संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, एंड सी है क्या है इसमें? लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? तो ए है कारण और प्रभाव पे, बी क्या है? परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, सी है अनुभव की तुलना करना, एंड सी डी है परिस्थितियों में से अनुमान लगाना। ओके, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया है? तो वो परिस्थितियों से अनुमान लगाना है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो ए है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र को देखना, बी है मानचित्र में मानचित्र में स्कूल के पास के बाजारों को इंकित करना, सी है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एंड डी है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। ओके, राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि
है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इनमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ता से चर्चा कैसे करेंगे? तो ए है मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। बी है मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। सी है मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। डी है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। बी है अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना। एंड सी है भारत के अतीत और सामाजिक विकास में के अध्ययन करना। ओके, भारत के अतीत और सामयिक विकास के अध्ययन करना। तो ए बी सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो वो परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन को दर्शा सकता है। वर्षा का वितरण ये गलत है। तो ए बी सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ जो है इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो ए है फ्रेंड इसमें खनिज संसाधन। ओके, ये करेक्ट है। बी क्या है? उद्योग। और सी है ऊर्जा संसाधन। तो ये गलत है। डी हमारे पृथ्वी के अंदर। ओके, तो ए बी डी राइट हो जाएगा कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय साथ जो इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो खनिज संसाधन, उद्योग और हमारे पृथ्वी के अंदर। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो सर्वोत्तम विधि जो है वो वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ता में विकसित करने हेतु शिक्षक पर बल देना चाहिए। तो ए हालिया भूकंपीय घटनाओं का पर चर्चा करना। तो ये गलत है। बी क्या है? भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। ये भी गलत है। भूकंप के प्रकार भी गलत है। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, आगे देखेंगे। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो ए उद्यान कृषि का अधिकार। बी है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। सी है खेती करने का अधिकार। एंड डी है मछली पकड़ने का अधिकार। तो राइट आंसर है डी, मछली पकड़ने का अधिकार। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तवा बांध का जो संबंध था वो मछली पकड़ने के अधिकार से संबंधित था। ओके, और ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो ए है यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। बी है यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। एंड सी है यह लोगों के बीच भेदभाव कर बढ़ाता है। एंड डी है यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। ओके, तो कौन सा व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो वह यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। राइट आंसर इज बी। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत जो पूछा है फ्रेंड ए है इसमें भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। बी है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। एंड सी है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी जो था मतदान कर सकता था। एंड डी क्या है फ्रेंड इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो ये करेक्ट है। सी क्या है? गलत है। ओके, बाकी ये तीनों करेक्ट है। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्राम पंचायत कितने कालों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ग्राम पंचायत जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? तो ए है तो पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम जो है ए अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। बी है होम इंस्पेक्टर। सी है स्टेशन हाउस अफसर। एंड डी है पुलिस अधीक्षक। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के में निम्नलिखित में से क्या मुहैया जो है वो करवाया गया है? ओके, तो ए है इसमें तो 2005 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था उसमें महिलाओं का पारंपरिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार जो है वो उसमें मुहैया कराया गया है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो ये है न्यायपालिका को। बी है अटॉर्नी जनरल को। सी है भारत के राष्ट्रपति को। डी है संसद को। तो राइट आंसर इज बी, अटॉर्नी जनरल को माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया। तो ए है इसमें आदिवासी एवं दलित। बी है केवल अल्पसंख्यक। सी है दलित एवं अल्पसंख्यक। एंड डी है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो अत्याचार निवारण
अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो वो आदिवासी एवं दलित। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है, तो संघवाद कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो फर्स्ट है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, तो ये करेक्ट है। बी है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी क्या है? राइट है। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, नई दिल्ली के वास्तुकला की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, तो ए है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। बी क्या है? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। सी है कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं। एंड डी है इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, किस पे केंद्रित होना चाहिए? इतिहास का शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए फ्रेंड, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। ओके, एंड बी क्या है? अधिगमकर्ता में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। सी क्या है? भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। एंड डी है भूतकाल में कैसे घटित हुआ यह याद करना। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। ओके, मतलब कि भूत का भी वर्तमान में तुलना करना, वर्तमान को भी देखना, इसमें मतलब है कि उन मुद्दों की तुलना करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होने चाहिए? ओके, तो ए है इसमें देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। ओके, ये करेक्ट है। बी क्या है? विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। ओके, ये भी करेक्ट है। सी क्या है? सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये गलत है। ओके, एंड डी क्या है? विद्यालय परिसर के अधिगम और विषय और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता को मदद करना। तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए, तो अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। एंड सी क्या है? संविधान में परिलक्षित मूल्यों का आधारित होना, तो ये गलत है। डी है यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।